हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता अग्रवाल आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं इंट्रोडक्शन दूं आपको कि ये किस लिए वीडियो बनाई गई है, क्योंकि वैसे तो हम 12th लेवल की वीडियो हम बनाते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी दूसरों से डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, क्योंकि जो ये वीडियो है ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए है और इसमें जो साइंस का लेवल है उतना नहीं है जितना कि साइंस लेके बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यह वीडियो बना रहे हैं कंपटीशन क्लासेस के लिए। काफी आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम साइंस में बहुत ज्यादा वीक हैं, हम साइंस को कवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साइंस बहुत ज्यादा वीक है। यदि पढ़ी जाए तो हर चीज आसान होती है। जिस प्रकार से साइंस वाले बच्चों को जीके, एसएसटी, सोशलॉजी टफ लगती है, उसी प्रकार से आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट का हाल है, उनको मैथ और साइंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यदि आपको भी इससे हाइड्रोफोबिया है या फिर हम कहें कि आपको भी इस चीज से डर है, ठीक है, क्योंकि पानी से जब डर होता है तो हाइड्रोफोबिया बोलते हैं ना, तो ये आपको साइंस से डर हो गया, तो डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने अंदर जुनून पैदा करेंगे, विश्वास हम पर पैदा करेंगे, तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको साइंस की वजह से किसी भी एग्जाम्स में आपकी रुकावट नहीं होगी। लेकिन ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है, एज ए टीचर आपको पढ़ना है, क्योंकि आप खुद एक टीचर हो। मैं एक टीचर हूँ वो बात अलग है, लेकिन आप खुद भी खुद के टीचर हो, क्योंकि जब बच्चा कॉलेज लाइफ में जाता है तब उसे गाइड करने के लिए कोई नहीं होता है, वो खुद ही खुद को गाइड कर सकता है। 12th लेवल तक के बच्चों की बात अलग होती है, 12th के बाद के बच्चों की बात अलग होती है। तो मेरे हिसाब से आप सब काफी मैच्योर हैं अपने लाइफ को लेके, अपने विजन को लेके। तो ये बात मैं इसलिए समझा रही हूँ कि काफी स्टूडेंट्स तो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं है। यदि यकीनन पूछा जाए तो 100% में से कोई 1% बच्चा ही ऐसा होता होगा जो ये कह सकता है कि मैंने 100% तैयारी करी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और रियलिटी में जब उसने तैयारी करी है तो ठीक है, क्योंकि वो बाय द लक डिफॉल्ट होता है। लेकिन 99% आपसे झूठ ही बोलते हैं बच्चे कि हमने बहुत तैयारी की, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने तैयारी अपने हिसाब से करी, उन्होंने तैयारी उस हिसाब से नहीं करी जिस हिसाब से सच में उस एग्जाम के लिए जरूरत थी। ठीक है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमको अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 12 घंटे किताब को अभी खोल के बैठना ही पढ़ाई नहीं है। आपके दिमाग में कितनी चीजें एंटर कर रही हैं, आपको कितनी चीजें नई तरीके से आ रही हैं, आपने कहीं चीजें रटी तो नहीं है, कहीं चीजें आपने इस तरीके से तो नहीं करी है कि वो सिर्फ आपको कुछ टाइम तक याद है। यदि उस क्वेश्चन को थोड़ा भी घुमा दिया जाए तो आपकी बत्ती गुल हो जाए। यदि इस टाइप से आपने तैयारी की हुई है तब तो स्वाभाविक ही रिजल्ट 0 आने वाला है। चाहे फिर वो साइंस का बच्चा हो, चाहे वो आर्ट का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, कुछ नहीं हो सकता। यदि आपको पढ़ाई करनी है तो आपको एग्जाम को विजन लेके ही पढ़ाई करनी होगी। और इसके लिए सबसे पहले ये सोचना होगा कि हाँ, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मेरे अध्यापक मुझे पढ़ा रहे हैं वो एकदम करेक्ट है और मुझे यही पढ़ना है। ठीक है, यदि आप सच में अपना रिजल्ट चाहते हो तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके ऊपर आपको पूरा डेडिकेशन, पूरा समर्पित भाव से आपको काम करना होगा। यदि आप नहीं कर सकते, अपना दिमाग बीच बीच में लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो ये तो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चों का सिलेक्शन ना हो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। जो पढ़ाएगा वो ऑटोमेटिकली पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा आपको। लेकिन हम क्या अपना दिमाग लगा देते हैं, टीचर ने कहा इतना पढ़ना है और हम इससे ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो भाई हमें इतनी सी एजुकेशन की जरूरत है। यदि आप इतनी सारी एजुकेशन करोगे तो अपने माइंड में इसको रखने में ज्यादा आसानी होगी, या फिर इतनी बड़ी चीज को रखने में ज्यादा आसानी होगी छोटी चीज को ना। तो जितना टीचर पढ़ाए आपको उतना ही पढ़ना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हमको पढ़ाई का जुनून सवार होता है तो हम क्या करते हैं, पूरी बुकों को हम एक साथ पढ़ लेंगे। पता चल रहा है 8-8 घंटे हम एक साथ पढ़ लिए, 4-5 दिन बाद ये हो रहा है कि हम आधा घंटे भी तमीज से नहीं पढ़ पा रहे, उस चीज से हमें बोरियत हो गई है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ाई देने की जितनी जरूरत है आप उतनी ही पढ़ाई कीजिए। कि यदि आपके 8 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं तो 8 सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़िए। मेरे को पता है आप लोगों को हंसी आ रही होगी कि ये मैम क्या बोल रही है, रियलिटी बात है, क्योंकि जो चीज हमें आती है ना, हम सिलेक्शन सिर्फ उसी चीज से ले सकते हैं। हम एक्चुअली में करते क्या है, हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें आती नहीं है, आती भी नहीं है और फिर वो हमें कभी आ भी नहीं सकती है। क्योंकि जो चीज एक बार टफ लग रही है आपको तो इसका मतलब सच में ही वो आपका वीकेस्ट पार्ट है, तो उस पर हमको ध्यान देना है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना कि उस चीज के पीछे पड़ते हुए हम उन चीजों को भूल जाएं जिनको हम आसानी से गेन कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, और हम अपनी लाइफ में जिन चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं पहले हम उन चीजों को करें, तो जो चीज हमें आसान नहीं लग रही वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आपको इजी लगते हैं उसे आप ज्यादा मार्किंग देके और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़िए, जिससे कि उसका पार्ट तो आपके क्लियर हो।
अगर 100% सिलेबस में भी 25% आपको क्लियरली आता है तो 25% को तो होल्ड कीजिए, बाद में 75 की ओर भागिए। पता चल रहा है हम उस 75 की ओर भाग रहे हैं जो हमें बिल्कुल नहीं आता, और जो 25% हम कर सकते थे अच्छा, हम वो भी नहीं कर पाए। तो एटलीस्ट कुछ तो हाथ में रहना चाहिए। तो अब हम कॉम्पिटिशन अगर क्लासेस की बात करें तो जो आईएएस लेवल से कम लेवल के एग्जाम होते हैं, आईएएस लेवल के एग्जाम्स में आता है तो आईएएस का खुद का एग्जाम, आरएएस का खुद का एग्जाम, ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम जो ये दोनों में ही कंडक्ट होते हैं, ठीक है। साथ में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स में आपसे एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन पूछा जाता है। जब वो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन पूछता है तो वो जो सब्जेक्ट है उसमें 10th से ऊपर का सारा कोर्स आता है। 10th तक तो आता ही आता है, पर 10th के ऊपर का भी बहुत सारा आता है, ठीक है। इस तरीके से 40-50% या 40-60% का रेशियो मान लो आप, ठीक है। लेकिन जो एसएससी बैंक के एग्जाम है, पटवारी के एग्जाम है, ग्राम सेवक के ये जो एग्जाम है, इनमें जो आती है चीजें वो 10th लेवल तक की ही आती है। 10th लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, वो तैयारी हम यहाँ करा देंगे, ठीक है। तो यदि हम इन एग्जाम की बात करें तो बहुत ही शॉर्ट में यदि मैं कहूँ तो क्लास 4 से लेकर क्लास 10th तक की यदि हम पूरी बुक्स का अध्ययन अच्छे तरीके से करें तो हम ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं, हम कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं साइंस के जिस टॉपिक की बात कर रही हूँ उसमें साइंस में 3 हैं आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। मैथ साइंस के अंदर नहीं आती, रीजनिंग साइंस के अंदर नहीं आती, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है केमिस्ट्री का, क्योंकि फिजिक्स तो मैं ऑटोमेटिकली अपने 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा गैप लेना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि पहले केमिस्ट्री पढ़ा दी जाए आपको। केमिस्ट्री मतलब ऐसा करेंगे 2-3 क्लासेस केमिस्ट्री के लेंगे, जब कोई अच्छा सा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, देन हम बायो स्टार्ट करेंगे, फिर हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से हम कंटिन्यूटी में पढ़ते जाएंगे। वीक में 1 डे जो आपकी एजुकेशन है वो मैं कराऊंगी। लेकिन यदि रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, बच्चे बहुत अच्छे आते हैं, शेयरिंग, सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा होते हैं, कमेंट्स में बहुत ज्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी, तो मैं इसकी क्लासेस ज्यादा लेने लग जाऊंगी। क्योंकि अभी जो मेरा मेन फोकस है, जो बच्चे मेरे पास हैं वो 12th क्लास के बच्चों तक ही मेरी वीडियो पहुंच पाई है, तो उन बच्चों को तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इस चीज का। और मैं चाहूंगी कि जितने भी टीचर्स हैं वो इस वीडियो को बहुत शेयर करें, क्योंकि काफी बच्चे हैं, काफी टीचर्स हैं जो इन चीजों को पढ़ेंगे। यदि कोई गलती हो जाएगी तो आप लोग माफ करेंगे ही, कमेंट्स में करेंगे मुझे, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं। क्योंकि अभी जो हम लाइव क्लासेस लेते हैं तो पूरा फोकस हमारा ये रहता है कि आपको समझ में आना चाहिए, कैमरे के ऊपर पूरा फोकस होता है, ठीक है। तो कभी लिखने में एरर आ सकता है, बोलने में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक से। तो ये सब चीज मैंने पहले ही उतार रखी है, ये इसलिए उतार रखी है कि मैं लिखती जाऊं तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जब हम कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहे हैं तो इतना कुछ समझाना आपको नहीं है, आपके पास मैटर पूरा तैयार होना चाहिए। ये तो है नहीं कि बड़े बड़े डेरिवेशन होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं बोलूंगी, यदि आप बोलने के साथ लिख पाते हो तो ठीक है, यदि नहीं लिख पाते तो सिर्फ समझने की कोशिश करो। लेकिन जब वीडियो खत्म हो जाए तब उसके बाद लिखने की इसको कोशिश करनी है। कोशिश किया 100% लिखना ही लिखना है। मैंने कहा है ना, टीचर की सारी बातें माननी है, तो पहला स्टेप इसको लिखना है। और रात को जब सो उससे पहले एक बार इसका रिवाइज करके आप सोओगे। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स करोगे, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। रसायन विज्ञान में स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री बोला जाता है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया, कीमिया का मतलब होता है ब्लैक मिट्टी, ठीक है, रज बोलते हैं इसको, काली मिट्टी, ओके। तो पहला स्टेप, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। अब केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है द्रव्य, द्रव्य के गुण, द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की जितनी भी ऊर्जा होती है, हम उन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब केमिस्ट्री के अंदर ही है। कोई ना कोई रसायन इम्बैलेंस होता है तभी एनर्जी बाहर निकलती है। बैलेंसिंग कंडीशन में कभी भी एनर्जी बाहर नहीं निकलती है। जितनी एनर्जी निकलती है उतनी ही गेन कर ली जाती है। इसलिए बैलेंसिंग कंडीशन होती है तब कोई भी एनर्जी बाहर नहीं निकलती है। यदि हम थर्ड की बात करें कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किसने करी, इसका फादर कौन है, तो लेवाइसी है, ठीक है। धीरे नहीं बोलोगे आप, इस नाम को बहुत फास्ट ही बोलना पड़ेगा, लेवाइसी है, वरना आप जैसे मैं अटकी हूं ना, ऐसे आप भी अटकोगे इसको अगर धीरे बोलने की कोशिश करोगे, तो लेवाइसी है, ठीक है। अब ब्रह्मांड की यदि बात करें तो ब्रह्मांड में दो होते हैं, द्रव्य और ऊर्जा। मतलब एक तो होता है कि जो आपको दिख रहा है ऐसा मैटर, जो दिख रहा है वो तो द्रव्य है, और जो नहीं दिख रहा है वो है ऊर्जा, ठीक है।
जो दिख रहा है, यदि हम उसकी बात करें द्रव्य की, तो दो टाइप का होता है, भौतिक और रासायनिक। ठीक है, भौतिक जो सॉलिड है, रासायनिक जो रसायनों पर डिपेंड है। भौतिक में ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यदि रासायनिक विज्ञान की बात की जाए तो शुद्ध, अशुद्ध, ये इसके टाइप्स हैं। डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपसे, इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं आपसे कि आप बोल रहे हो कि द्रव्य के अंदर कौन कौन से मैटर आते हैं। आप कहोगे द्रव्य के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो भाई हाँ, द्रव्य के अंदर भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान आती है। और यदि भौतिक विज्ञान में पूछे तो ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक में पूछे तो शुद्ध और अशुद्ध। अब यदि ये तो हो गया भौतिक विज्ञान का कंप्लीट। अब शुद्ध और अशुद्ध की यदि हम बात की जाए तो शुद्ध का मतलब होता है तत्व या यौगिक। शुद्ध क्या हो सकता है, तत्व या यौगिक। और यदि अशुद्ध की बात की जाए तो इसके अंदर आएगा मिश्रण। इसका अभी हम ब्रीफली डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो यदि हम शुद्ध की बात करेंगे तो तत्व और यौगिक, और यदि अशुद्ध की बात करेंगे तो आएगा मिश्रण। अब यौगिक भी किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कार्बनिक और अकार्बनिक। जिनमें कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती है या जो कार्बन से निर्मित होते हैं उन्हें हम कार्बनिक रसायन कहते हैं, और जिनमें कार्बन का यूज नहीं होता है उन्हें हम अकार्बनिक कहते हैं। तत्व की बात की जाए, तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक, उपधात्विक। अब ये जो चीजें हैं, धात्विक, अधात्विक, उपधात्विक, ये आपको मेंडलीव की आवर्त जो सारणी है या मॉडर्न आवर्त सारणी है उसके अंदर देखने को मिलती है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण भी समांगी और विषमांगी। ठीक है, ये पूरा पोर्शन तो हम अभी दोबारा पढ़ने वाले हैं, इसकी एक एक चीज मैं यहाँ बताऊंगी, मैंने लिखी हुई है। ठीक है, अब यदि पदार्थ की बात की जाए तो पदार्थ एक्चुअली में क्या होता है, क्या होता है पदार्थ, आप मतलब कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसी कोई चीज जो स्थान घेरती हो या जिसका भार हो या जिसका कोई आकार हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जिस चीज को हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से वो पदार्थ नहीं हो सकता। तो जो चीज स्थान घेरती है उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ। तो इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं, भार, आयतन, आकार। भार, आयतन और आकार। ये पदार्थ में भार भी होता है, आयतन भी होता है और इसका आकार भी होता है। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ साइंस वाले बच्चे इसको बहुत इजीली कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। साइंस वाले बच्चे बहुत सोचते हैं कि हम साइंस में बहुत ज्यादा 30 मार्क आना, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आप उनसे एक क्वेश्चन को उठा के पूछ लो ना कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो वो नहीं बता पाएंगे आपको। ठीक है, इसका जनक पिता कौन है वो नहीं बता पाएंगे। तो साइंस लेने का मतलब उनको साइंस अलग लेवल की पढ़ाई जाती है। डेरिवेशन कर रहे हैं बेचारे, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, केमिकल फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसका कॉम्पिटिशन एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है सबके लिए सेम है। बस जो चीज हमें वो होता है ना, हम जिस रास्ते पे जा चुके हैं उस रास्ते पे दोबारा जाने में हमें आसानी होती है, ठीक वैसा ही है। तो आप क्या करोगे, एक बार पढ़ा, दोबारा पढ़ो, 3 बार देखो वीडियो, 4 बार देखो, आपको भी इजी लगने लग जाएगी। और आपको मैं गैप दूंगी ना पढ़ने के लिए आसानी से, बहुत गैप दूंगी आपको, लगभग 4-5-6 दिन का गैप आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप आराम से रिवाइज करना, जब ये याद हो जाए तो मुझे जरूर बताना कि हमने ये याद कर लिया है। ठीक है, अब हम ठोस की बात करें तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठोस क्या होता है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वो ठोस होता है। द्रव क्या होता है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, जिस बर्तन में आप उसको डालोगे उसी बर्तन का वो रूप ले लेगा, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। गैस का न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होती है। ठीक है, प्लाज्मा की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। जैसे 3 अवस्थाएं थी उसके साथ ही एक चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, और ये बहुत उत्तेजित अवस्था होती है। ये बहुत ही उत्तेजित अवस्था होती है। अब आप कहोगे कि मैम ये मिलती कहाँ पे है, हमने तो कभी इसका एग्जाम्पल पढ़ा नहीं, तो इसके एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हुए हैं। सूर्य के नाभिक के अंदर, सूर्य के नाभिक के अंदर होती है, तारों के अंदर प्रकाश में होती है, ट्यूबलाइट्स के अंदर जो गैस होती है उसके अंदर होती है। और यदि आप उसको देखना चाहो तो मैं आपको बताती हूँ, आप कभी अनियन को छीलना, ठीक है, 2 अनियन को जब छीलोगे तब तो उसकी एक पन्नी बाहर निकलती है, अंदर की ओर एक व्हाइट कलर की झिल्ली सी बाहर निकलती है, वो लगभग 50-60% प्लाज्मा अवस्था मानी जाती है। क्योंकि ना तो उसे सॉलिड बोल सकते हैं ना उसे लिक्विड बोल सकते हैं। ऐसा तो बोलोगे नहीं कि गिलबिली सी, अजीब सी अवस्था, ढीली अवस्था, ऐसे नहीं, तो इसलिए उसका नाम प्लाज्मा रख दिया है। बट वो फुल फॉर्मेशन नहीं है। वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि आप घरों में देख सकते हो, वो प्लाज्मा से लेयर निकालती है। ठीक है, फिर इसकी जो
फिफ्थ है BEC, बॉस आइसक्रीम कंडेंस, नाम याद रखना है। FIC फॉर्मेट आई कंडेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं तत्व। तो तत्व वो होता है जिसमें एक ही प्रकार की चीजें हो, जैसे ऑक्सीजन, O2 होती है इसकी फॉर्मेशन। क्या होती है? O2, O3। तो इसमें एक ही टाइप के एलिमेंट है। ठीक है, यौगिक की बात करें तो यौगिक देखो इसमें आ रहा है शुद्ध। तो सबसे पहली बात तो इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे। यौगिक के अंदर 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे, जैसे कि H2O, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, लेकिन ये कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। वही यदि मिश्रण की बात की जाए तो मिश्रण भी यही होता है होने को तो यौगिक जैसा, लेकिन जो इसके ये अशुद्ध होते हैं, इनकी फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। ठीक है, मिश्रण की फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। ये भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का या तत्वों का मिश्रण होता है। अब यदि बात की जाए समांगी और विषमांगी, तो समांगी का मतलब है कि जिसके पूरे एलिमेंट में वो समान रूप से फैला हुआ हो, पूरे स्पेस में वो समान रूप से फैला हुआ हो, जैसे कि प्लास्टिक, या फिर हम कहें एक जैसी चीजें हो उसके अंदर। ठीक है, विषमांगी जिसमें चीजें अलग अलग हो। रक्त में बहुत सारी चीजें होती है, प्लास्टिक में तो एक ही जैसी चीजें होती है। रक्त में आयरन भी होगा, पोटेशियम भी होगा, कैल्शियम भी होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसी से तो मिलकर बनता है, तो क्लोरीन भी होगा, सब चीज होगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए रक्त है विषमांगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें और उसका फॉर्मेशन भी फिक्स नहीं है। कभी किसी चीज की अधिकता भी हो सकती है, किसी चीज की कम भी हो सकती है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि यहाँ से पढ़ाया और डायरेक्ट आपके दिमाग में चला गया। याद तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसे समझने जैसा कुछ नहीं है, याद करने जैसा बहुत कुछ है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को बहुत अच्छे से कंटिन्यू देखो, बहुत ज्यादा शेयर करो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओ। थैंक यू।